गवर्नर को युद्ध और शांति तथा राजस्व संबंधी मामलों में पूर्णतः गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल अब बिना बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सहमति के किसी भी देशी राज्य के प्रति किसी प्रकार की भी नीति, युद्ध, शांति, मैत्री नहीं अपना सकता था। पिट्स इंडिया एक्ट के निष्कर्ष के रूप में हम देखते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट का एक पूरक पार्ट था। इस कानून ने कंपनी की नीतियों को पूरी तरह से इंग्लैंड की सरकार के नियंत्रण में ला दिया। यद्यपि इस एक्ट में भी कुछ त्रुटियां थी, तथापि इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए C.H. फिलिप्स ने लिखा है, 1784 ईस्वी का एक्ट एक चतुर और कुटिल प्रस्ताव था जिसने संचालन समिति की राजनीतिक सत्ता को मंत्रिमंडल के गुप्त और प्रभावशाली नियंत्रण में कर दिया। इस एक्ट ने उस प्रशासनिक ढांचे को तैयार किया जो थोड़े बहुत संशोधनों के साथ 1858 ईस्वी तक चलता रहा। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत जो कमियां रह गई थी, उन कमियों को पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जो 1784 में पारित हुआ था, पूर्ण किया गया। इस एक्ट के माध्यम से कुछ इस प्रकार के संशोधन किए गए, इस प्रकार के नियंत्रण लागू किए गए, जिससे कंपनी का संचालन पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गया। अब कंपनी स्वतंत्र रूप से अपना व्यापार वाणिज्य नहीं कर सकती थी, उसे ब्रिटिश संसद की अनुमति लेकर ही आगे कोई कार्य करना होता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने कंपनी व्यापार को पूर्ण रूप से सरकार के अधीन कर लिया।